हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिजीज़ ऑफ पल्प के टॉपिक क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस के बारे में। तो ये जो क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस है इसको पल्प पॉलिप या फिर पल्पल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। तो अब ये होता क्या है, ये क्या होगा, ये जनरली हमें यंग जो पल्प होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। मान लो यंग पल्प में स्लो केरीज हो रही है, यंग पल्प में स्लो केरीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, पल्प एक तरह से अपना प्रोडक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, यानी कि पल्प एक तरह ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, ताकि वो जो केरीज हो रही है उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म मान लो या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बोल लो। ठीक है, तो क्या होगा कि पल्प एक तरह से एक्टिवली डिवाइड करेगा, एक्टिवली प्रोलिफरेट करेगा एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्टिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ठीक है, और ये किस में होगा, स्लो केरीज में होगा और यंग टूथ के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि बेसिकली मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रोडक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द पल्प ड्यू टू एन एक्सटेंसिव केरियस एक्सपोजर ऑफ अ यंग पल्प। ये मेनली डेफिनेशन दे रखी है ग्रॉसमैन में। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें पल्प का टिश्यू ना एक तरह से एक्सेसिवली प्रोलिफरेट करने लगता है, तो एक पॉलीप्लॉइड मास बन जाता है, पॉलीप्लॉइड मास। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पल्प पॉलिप। अब ये पल्प पॉलिप क्या होगा, ये मान लो कैविटी प्रेजेंट है टूथ में। ठीक है, कैविटी प्रेजेंट है क्योंकि केरीज हो रखी है, केरीज हो रखी है तो कैविटी प्रेजेंट होगी, तो उस कैविटी में से एक तरह से पल्प पॉलिप बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये कैविटी से बाहर तक आ जाता है। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ इसकी। ये एक इमेज है पल्प पॉलिप की। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से कैविटी बनी हुई है टूथ के अंदर, और ये पल्प जो है वो प्रोलिफरेट कर गया एक्सेसिवली, तो क्या होगा, यहाँ पे पल्प पॉलिप बन गया। अब पल्प पॉलिप क्या हो रहा है, इस कैविटी से बाहर निकल के आ रहा है, तो यही है पल्प पॉलिप। ठीक है, तो पल्प पॉलिप हमने देख लिया क्या होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके कोजेज़ देख लेते हैं, ये होता क्यों है। तो कोजेज़ में क्या होगा, एक तो स्लो प्रोग्रेसिव केरीज होगी, स्लो प्रोग्रेसिव केरीज। ठीक है, साथ में लार्ज ओपन कैविटी, जैसे हमने उस इमेज में देखा था एक ओपन कैविटी प्रेजेंट थी जिसमें से वो जो पॉलिप था वो बाहर निकल के आ रहा था, तो लार्ज ओपन कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यंग और एक्टिव पल्प होना चाहिए, एक तरह से एक्टिव पल्प होगा। यंग पल्प क्या होता है, एक्टिव पल्प होता है, एक्टिवली डिवाइड करता है, एक्टिवली प्रोलिफरेट करेगा, तभी तो वहाँ पे एक मतलब मास बन जाएगा, वहाँ पे जो पल्पल मास है वो बन जाएगा। तो यंग एक्टिव पल्प होना चाहिए और कांस्टेंट लो ग्रेड इरिटेशन होना चाहिए। अब ये इरिटेशन कैसे मिल सकता है, बाय ओक्लूजल फोर्सेज या फिर फूड बोलस जो प्रेजेंट है वो हो सकता है कॉन्स्टेंटली इरिटेट करे उस पल्प को, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एक तरह से पल्प की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पल्प बार बार इरिटेट होगा तो पल्प और ज़्यादा डिवाइड करेगा, एक मतलब उसमें मास बन जाएगा। ठीक है, और वो मास कैविटी से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, ये बैक्टीरियल लोड या फिर च्यूइंग प्रेशर जो होता है उससे हमें लो ग्रेड इरिटेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो उससे क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस डेवलप होगा। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या है कि ये जनरली होता है पेनलेस, लेकिन मैस्टिकेशन के टाइम पे पेन हो सकता है। मैस्टिकेशन के टाइम पे क्या होगा, जो फूड बोलस वगैरह है वो बार बार इसको जाके टच करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि पेन होगा या डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें कोई स्पॉन्टेनियस पेन नहीं होता, यानी कि अपने आप से बिना स्टिमुलस के या बिना फूड बोलस के मैस्टिकेशन के टाइम, मतलब मैस्टिकेशन के अलावा उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस पेन नहीं होगा कि अपने आप से पेन होना शुरू हो गया। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि मेनली हमें यंग चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमें क्लिनिकली दिखाई देता है एक रेडिश फ्लैशी मास जैसा, जो कि पूरे के पूरे पल्प चैम्बर को एक तरह से फिल करता हुआ बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, साइज़ इसका वेरी कर सकता है फ्रॉम पिन साइज़ टू वेरी लार्ज। अब मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो एक तरह से ऑक्लूजन को भी ये डिसबैलेंस कर सकता है, ऑक्लूजन में इंटरफेरेंस ला सकता है। ठीक है, अभी जो टिश्यू है, जो पल्पल टिश्यू है हमारा जो बाहर निकल के आ रहा है, जो पॉलिप है, वो एक तो सॉफ्ट होता है।
ठीक है, उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत होती है, यानी कि ईजिली ब्लीड कर जाता है, और पल्प से कम सेंसिटिव होता है, लेस सेंसिटिव देन पल्प। लेकिन जो जिंजाइवा है उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मोर सेंसिटिव देन जिंजाइवा। अगर मान लो हमें ये जो पल्पल जो टिश्यू स्टॉक है हमारा, जो जो मांस बाहर निकल के आ रहा है, अगर हमें देखना है कि वो पल्प चैम्बर से आ रहा है तब तो वो पल्प पॉलिप होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो जिंजाइवा से आ रहा है तो फिर क्या होगा, उस केस में वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। यानी कि मान लो ये यहाँ पे हमारा टूथ है और इसके अंदर ही यहाँ पे पल्प पॉलिप प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या होगा, इसको मिरर से एक तरह से देखेंगे, ठीक है। मिरर से देखेंगे, उसका स्टॉक चेक करेंगे, यानी कि उसका आखिरी पॉइंट क्या है जहाँ से वो निकल के ओरिजिनेट हो रहा है। अगर मान लो वो ओरिजिनेशन, उसका जो पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, वो पल्प की तरफ से आ रहा है, तब तो उस केस में वो पल्प पॉलिप होगा। लेकिन अगर वो जिंजाइवा पर है उसका स्टॉक, तो क्या होगा, वो जिंजाइवल इनलार्जमेंट है एक तरह से, वो पल्प पॉलिप नहीं है, ठीक है। रेडियोग्राफ देख लेते हैं, रेडियोग्राफ में क्या दिखेगा। तो रेडियोग्राफ में लार्ज ओपन कैविटी हमें देखने को मिलेगी, लार्ज ओपन कैविटी विद डायरेक्ट एक्सेस टू पल्प चैम्बर। मैं दिखा देता हूँ इसका रेडियोग्राफ आपको। एक मिनट, ये है पल्प पॉलिप का रेडियोग्राफ। इसमें क्या हो रहा है, ये लार्ज कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो यहाँ पे पल्प चैम्बर था, यहाँ पे पल्प चैम्बर होना चाहिए था, तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस एक तरह से कैविटी को मिल रहा है, यानी कि इस एरिया में ही मेनली हमारा पल्प पॉलिप प्रेजेंट होगा और वो बाहर निकल के आएगा अगर साइज़ बड़ा है उसका। तो ये था रेडियोग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हिस्टोपैथ देख लेते हैं इसकी क्या है। तो हिस्टोपैथ में क्या होगा, जो मेन जो इसका सरफेस है, सरफेस पे होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इस टाइप की एपिथेलियम मेनली हमें प्राइमरी टीथ में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये डिराइव होगा फ्रॉम जिंजाइवा या डिस्क्रिमिनेटेड म्यूकोसल सेल, ठीक है। अब ये तो हो गया सरफेस की बात। अब अंदर क्या होगा, इनसाइड हम देख लेते हैं क्या होगा। इनसाइड क्या होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा, ठीक है। ये क्या है, यंग वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से। फिर इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी के जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसके मीडिएटर्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा कभी कभी नर्व फाइबर्स भी हमें मिलते हैं एपिथेलियम के, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, हमें जो पोलिप्लॉइड मास है, ये जो मास है हमारा पल्प पॉलिप का जो बाहर निकल के आ रहा है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। प्लॉइड मास रिमूव विद अ क्यूरेट या एक्सकेवेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये आसानी से ब्लीड करता है, इजीली ब्लीड करता है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम प्रेशर पैक लगाएंगे, ठीक है, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब क्या होगा, हमें पल्प को निकालना पड़ेगा, पल्प एक्सटर्पेशन। अगर मान लो किसी रीज़न की वजह से हम पूरा पल्प एक तरह से नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या करेंगे, कोरोनल पल्प निकालेंगे, फिर टेम्पररी फिलिंग कर देंगे, और उसके बाद रेडिकुलर पल्प निकालेंगे नेक्स्ट विजिट में, ठीक है। और अगर मान लो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा पल्प एक बार में निकालना हो, पल्प रिमूव कम्प्लीटली। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोरोनल पल्प निकालो, फिर टेम्पररी ड्रेसिंग कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट विजिट में रेडिकुलर पल्प निकालो। अब इसका प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। तो प्रोग्नोसिस, पल्प का प्रोग्नोसिस तो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये तो आपने देख ही लिया कि पल्प को निकालना पड़ रहा है, तो पल्प का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। लेकिन टूथ का प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है अगर हम टाइमली पल्प को रिमूव कर दें, इफ़ पल्प रिमूव्ड टाइमली, ठीक है। तो ये था हमारा मेनली क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस के बारे में। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जल्दी से देख लो।
तो क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस को हम पल्प पॉलिप भी बोलते हैं, पल्पल हाइपरप्लेशिया भी बोलते हैं। क्या होगा, स्लो केरीज प्रेजेंट होगी और पल्प जो हमारा एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेज में है, ठीक है। तो एक तरह से पल्प की ये स्टेज की वजह से हमें पल्प पॉलिप देखने को मिलेगा। तो एक तरह से प्रोडक्टिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, प्रोडक्टिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये वर्ड याद रखना और लिख देना एग्जाम में अगर आए तो, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइड मास फॉर्म होगा जिसको हम पल्प पॉलिप बोलेंगे। कोजेज क्या होगा, स्लो प्रोग्रेसिव केरीज प्रेजेंट होनी चाहिए, लार्ज ओपन कैविटी जिसमें से पल्प पॉलिप निकल के बाहर आएगा, फिर यंग और एक्टिवली डिवाइडिंग पल्प होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट लो ग्रेड इरिटेशन होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी, मेस्टिकेशन से या फिर बैक्टीरिया वगैरह जो प्रेजेंट होंगे उनसे इरिटेशन मिलेगी। फिर सिम्टम इससे क्या है, जनरली पेनलेस होगा, जनरली पेनलेस, ठीक है। और मेस्टिकेटरी पेन इसमें हो सकता है, क्यों, क्योंकि फूड बोलस बार बार टच करेगा। फिर स्पॉन्टेनियस पेन इसमें नहीं होता। डायग्नोसिस के लिए यंग चिल्ड्रन में मेनली प्रेजेंट होता है या फिर यंग एडल्ट्स में। रेडिश फ्लैशी मास होगा, साइज़ इसका वेरी कर सकता है फ्रॉम पिन साइज टू वेरी लार्ज होगा तो ओक्लूजन में इंटरफेरेंस करेगा। फिर सॉफ्ट होता है, इजीली ब्लीड कर जाता है, लेस सेंसिटिव दैन पल्प एंड मोर सेंसिटिव दैन जिंजाइफा। और रेडियोग्राफ में क्या हमें लार्ज ओपन कैविटी देखने को मिलेगी और डायरेक्ट एक्सेस टू पल्प चैम्बर भी हमें देखने को मिलेगा। फिर हिस्टोपैथोलॉजी में सरफेस जो होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का, और अंदर क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और टॉनिक इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होंगे, और नर्व्स वगैरह भी हमें देखने को मिल सकते हैं एपिथेलियम में। फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, पॉलीप्लॉइड मास जो है हमें कंप्लीटली रिमूव करना है विद क्यूरेट और एक्सकेवेटर। फिर ब्लीडिंग को हमें रोकना है विद प्रेशर। फिर पल्प को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, एक्सट्रपेशन कर देना है। अब क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है या पेशेंट ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोरोनल पल्प को निकालेंगे, फिर उसका टेम्प्रेरी ड्रेसिंग कर देंगे, और टेम्प्रेरी ड्रेसिंग के बाद नेक्स्ट विजिट में हम रेडिकुलर पल्प निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर, लेकिन आइडियल केस सिनेरियो क्या है कि हमें कंप्लीट पल्पेक्टोमी यानी कंप्लीट पल्प रिमूवल एक ही सीटिंग में करना चाहिए, यही आइडियल केस सिनेरियो है। प्रोग्नोसिस में क्या होगा, प्रोग्नोसिस में ये होगा कि पल्प का प्रोग्नोसिस तो अच्छा नहीं है, लेकिन तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है अगर टाइमली पल्प को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस के बारे में लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा इंटरनल रिजॉर्प्शन के बारे में होगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ फॉर क्रिएटिंग मोर लेक्चर्स, ठीक है। अभी एंडो के बना रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉन्स के भी बनाऊंगा, पेरियो के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं बनाऊंगा फाइनल ईयर के, ठीक है। और अच्छे से हिंदी में समझा रहा हूँ, ज़्यादातर लेक्चर्स आपने देखे होंगे इंग्लिश में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मतलब बिल्कुल तुम्हें बुक की एक एक लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, कि इसके बाद तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और एग्जाम में लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। तो मैं तुम्हें सारे मतलब ट्राई करूँगा कि फाइनल ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर बनाऊँ जितना जल्दी हो सके। तो इसलिए प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, ठीक है। और कमेंट भी करो, लाइक भी करो, कमेंट करो कि कौन से टॉपिक तुम्हें पहले चाहिए। जैसे अभी तो मैं एंडो बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा एंडो के बाद कौन सा मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।